गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूं आपका एमडी लो क्लासेस में। जो अपनी सीपीसी की सीरीज चल रही थी, मैंने आपको लास्ट सेक्शन 22 तक बता दिया था। अगर आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी, आपको सीपीसी नहीं समझ आती कि सीपीसी स्टार्ट कैसे करनी है, पढ़नी कैसे है, कैसे सेक्शन पढ़ना है, कैसे याद रखना है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में और इजी कंसेप्ट में मैंने पूरी वहां पे पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए अपने पढ़ेंगे सेक्शन 22 तक अपनों ने पढ़ लिया था। अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जहां पे आपको पढ़ने का, स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप जरूर मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। सॉरी। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 कहता है किस कोर्ट में एप्लीकेशन की जाए। पहले इन्होंने बताया था किस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करना है सेक्शन 15 में। अब ये बता रहे हैं किस कोर्ट में एप्लीकेशन करना है, क्योंकि सिविल में अपने सूट भी करते हैं, एप्लीकेशन भी करते हैं, अपील भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि आपको जो एप्लीकेशन करनी है वो किस कोर्ट में करनी है। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जहां जुरिस्डिक्शन रखने वाले कई कोर्ट, क्या कहते हैं, जहां जुरिस्डिक्शन रखने वाले कई कोर्ट एक ही अपील न्यायालय के सबऑर्डिनेट है। मतलब जुरिस्डिक्शन तो बहुत सारों का है, लेकिन जो अपीलिएट कोर्ट है वो एक ही है, एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ है। वहां सेक्शन 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। मतलब कि जहां जुरिस्डिक्शन रखने वाले कई कोर्ट्स एक ही अपील कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं तो वहां अपील उसी कोर्ट में की जाएगी। मतलब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान के हनुमानगढ़ से। ठीक है, अब हनुमानगढ़ में सीजेएम का कोर्ट भी है, एसीजेएम का कोर्ट भी है, ठीक है, सिविल कोर्ट भी है, ठीक है, और स्मॉल कॉजेस कोर्ट भी है। तो इन सब की अपील कहाँ होगी, इन सब की अपील कहाँ होगी, तो ये कहते हैं इन सब की अपील होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कहाँ होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि इन सब के लिए जो हमारा अपीलिएट कोर्ट है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको अगर क्रिमिनल में बात की जाए तो इसको बोलते हैं सेशन कोर्ट। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। एसीजेएम, सीजेएम ये होते तो क्रिमिनल में है, लेकिन इनका अपीलिएट कोर्ट कौन सा होता है, ये होता है। लेकिन अगर आपने पीछे जाएंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे, तो जो ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में भी मैंने बताया है, सबऑर्डिनेशन सेक्शन 3 में भी बताया है, उसमें बताया है सिविल के अकॉर्डिंग कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट होता है, फिर उसके नीचे डीजे कोर्ट होता है, फिर सीनियर सिविल कोर्ट होता है, फिर सिविल कोर्ट होता है, फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता है। बट अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, उनका एक ही अपील न्यायालय है तो वो उसी अपील न्यायालय के सबऑर्डिनेट समझे जाएंगे। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलता है जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन होते हुए, अब क्या है, अपीलिएट कोर्ट बहुत सारे हैं तो एक ही हाई, लेकिन वो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वहां वह आवेदन हाई कोर्ट में किया जाएगा। मतलब कि जो अपीलिएट कोर्ट है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपीलिएट कोर्ट भी एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वहां कहाँ एप्लीकेशन की जाएगी, उस हाई कोर्ट में की जाएगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी मान लो, है ना, बीकानेर में भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो इनका जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ है, इनका हाई कोर्ट है जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है, और उसकी एक ब्रांच है जयपुर में। तो अगर ये सारे जो कोर्ट्स हैं ये एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो एप्लीकेशन कहाँ की जाएगी, उस हाई कोर्ट में की जाएगी। ठीक है, अगर अपीलिएट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, एक ही अपील न्यायालय है तो वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाएगी। अगर बहुत सारे हैं तो उनके हाई कोर्ट में की जाएगी। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है कि जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट है, अब हाई कोर्ट ही बहुत सारे हैं तो वहां आवेदन उस हाई कोर्ट में किया जाएगा जिसमें वाद पहले संस्थित हुआ है। अब बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, मोर देन 2 या मोर देन 1 है, तो वहां कौन से में की जाएगी,
उस हाई कोर्ट में की जाएगी जिसमें पहले सूट जा चुका है। अगर मान लो जोधपुर वाले में पहले गया है तो जोधपुर वाले में करेंगे, जयपुर वाले में गया है तो जयपुर वाले में करेंगे। बस कंडीशन क्या है, पहले किस में गया है, यही देखना है कि पहले कौन से कोर्ट में गया है। अगर पहले इस हाई कोर्ट में गया है तो एप्लीकेशन उसी हाई कोर्ट में की जाएगी। तो सेक्शन 23 किस कोर्ट में एप्लीकेशन करनी है उसमें बताया है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसमें कर दो, अगर हाई कोर्ट है तो उसमें कर दो, अगर मोर देन हाई कोर्ट्स है तो जिसमें पहले सूट गया है वो उसमें एप्लीकेशन आप कर दो। ये कहता है सेक्शन 23। अब आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि सेक्शन फिर सब सेक्शन फिर सब क्लोजेस ऐसे दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप वीडियो में बने रहिए, आप बेरेक्ट और नोटबुक लेके बैठिए, आपको ये सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स को लगता है मैडम ये प्रत्याहरण क्या है, तो सिंपल सा इंग्लिश में देखिए, जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। विड्रॉल मतलब वापस ले लेना, अंतरण मतलब ट्रांसफर कर देना। तो अंतरण करना है या प्रत्याहरण करना है, उसकी जनरल पावर्स क्या क्या है, तो पढ़ते हैं अपने सेक्शन 24। ये बोलते हैं किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, मतलब कंडीशन क्या है, कोई भी पार्टीज एप्लीकेशन कर सकती है और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, मतलब अगर ट्रांसफर करना है, विड्रॉल करना है तो कोई भी पार्टी एप्लीकेशन कर सकती है। सेकंड, कोर्ट क्या करेगा, पक्षकारों को सूचना देगा, पहले उनको नोटिस भेजेगा कि हाँ ये ट्रांसफर किया जा रहा है, ये विड्रॉल किया जा रहा है। सूचना देने के पश्चात या तो स्वप्रेरणा से अपने डिस्क्रिशन पावर से कर सकता है, या हाई कोर्ट या डीजे कोर्ट द्वारा, डीजे कोर्ट में किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। मतलब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, पहले सबसे पहले किसी भी स्टेज पर कर सकता है, ठीक है। फिर कोई भी पार्टीज एप्लीकेशन कर सकती है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, पार्टीज को नोटिस देगा कि ये चीज हम करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेगा, हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कोई सूट कर सकता है, कोई अपील कर सकता है, या कोई अदर प्रोसीडिंग्स भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। या तो जो उसको लगेगा कि हाँ ये कॉम्पिटेंट है ट्रायल करने के लिए, इसको ट्रांसफर कर दो। और करेगा कौन, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट या डीजे कोर्ट करेंगे। इसमें याद रखना है सेक्शन 24 में कौन ट्रांसफर या विड्रॉल करते हैं, हाई कोर्ट और डीजे कोर्ट। फिर बी कहता है, ठीक है, फिर इसमें बी कहता है सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 देखा अपनों ने, सबसेक्शन 1 का ए क्लोज देख लिया। फिर आता है बी क्लोज। बी क्लोज बोलते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा, या अगर कोई पेंडिंग फाइल्स है सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट में तो वो क्या करेगा, उसको विड्रॉल कर सकेगा। मतलब हाई कोर्ट या डीजे कोर्ट को लगता है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में, मेरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई वाद, कोई अपील या कोई अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही है तो उसको अपने पास मंगा सकेगा, विड्रॉल कर सकेगा, प्रत्याहरण कर सकेगा। फिर वो उसको मंगा तो लिया, अब वो करेगा क्या, तो उसका वो ट्रायल कर सकता है, उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा, या अपने अधीनस्थ ऐसे किसी कोर्ट को उसका ट्रायल या निपटारा करने के लिए ट्रांसफर कर सकेगा। उन्होंने विड्रॉल किया पहले, फिर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को आगे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर क्यों करेंगे, ताकि वो उसका ट्रायल कंप्लीट कर सके। फिर थर्ड कहता है विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को, विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। उसने पहले मंगवाया, तो पहले में तो बी क्लॉज में तो क्या, सेकंड में क्या कर दिया, उसने मंगवा के विड्रॉल करके ट्रांसफर कर दिया। थर्ड में ये कह रहा है उन्होंने पहले विड्रॉल किया, फिर आगे भी वो किसी को क्या कर सकते हैं, जिससे उसका विड्रॉल कर सकते हैं, उसको आगे प्रत्याहरित कर सकते हैं। फिर आता है सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 1 में पढ़ा अपनों ने, सबसेक्शन 1 में 2 क्लोज दिए हुए हैं, सबसेक्शन 1 में 2 क्लोज, सबसेक्शन 1 में 2 क्लोज दिए हुए हैं, ए और बी। फिर बी में 3 क्लोज दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सबसेक्शन 1 फिर ए फिर बी फिर इसके 3 क्लोज दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे। फिर जो शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, आप छोटा सा डायग्राम बना के इसमें लिख सकते हो कि पार्टीज को सूचना देने के पश्चात या
सॉरी, पार्टीज को सूचना देने के पश्चात या पक्षकारों में कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है, किसी भी प्रक्रम में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बोलते हैं जहां किसी वाद या कार्यवाही में अंतरण या प्रत्यारण सबसेक्शन 1 के अधीन किया गया है, वहां वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद या कार्यवाही तत्पश्चात विचारण करना है, जिसको उन्होंने भेजा है आगे, उसको उसकी ट्रायल करनी है या उसे निपटाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो उसका रीट्रायल कर सकते हैं, फिर से ट्रायल कर सकते हैं, या जिस स्टेज से हमने भेजी है उस स्टेज से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि आपने किसी कोर्ट को या तो ट्रांसफर किया, ठीक है, या विड्रॉल किया। अब जिस कोर्ट को आपने किया है, ये कोर्ट चाहे तो उसका रीट्राई कर ले, मतलब उसको विश्वास नहीं आ रहा इस ट्रायल का, तो चाहे तो उसका पुनर्विचारण कर ले, या चाहे तो उसी स्टेज से उसको आगे कंटिन्यू रख सकता है। ये कहता है सबसेक्शन 2। फिर आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बताता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए अपर और सहायक न्यायाधीश के न्यायालय डीजे कोर्ट के सबॉर्डिनेट समझे जाएंगे। जो असिस्टेंट है या जो सबॉर्डिनेट है या जो असिस्टेंट है या जो एडिशनल कोर्ट्स हैं, वो किसके सबॉर्डिनेट माने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट माने जाएंगे। और बी कहते हैं कार्यवाही के अंतर्गत किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्यवाही भी है, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज, मतलब सबसेक्शन 3 में 2 क्लोज बताए हुए हैं। 2 क्लोज में फर्स्ट क्लोज इंपॉर्टेंट है कि जो असिस्टेंट होते हैं या जो एडिशनल होते हैं वो कोर्ट्स डीजे कोर्ट के सबॉर्डिनेट माने जाएंगे। फिर बी क्लोज में कार्यवाही शब्द की परिभाषा दी हुई है। फिर आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बोलते हैं किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित या प्रत्याहृत किसी वाद का विचारण करने वाला न्यायालय लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। मतलब कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट को इस धारा के अधीन कुछ ट्रांसफर किया है या विड्रॉल किसी सूट का या ट्रायल करने वाला कोर्ट क्या माना जाएगा, सबॉर्डिनेट कोर्ट माना जाएगा। फिर कहता है सबसेक्शन 5 कोई वाद या कार्यवाही उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सकेगी जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। किसको करेंगे, जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, उसी से तो अपने लेंगे ना, कि कोर्ट को लगता है कोई वाद या कार्यवाही इस धारा के अधीन ट्रांसफर की जा सकती है जिसे उसका ट्रायल करने की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। ये है सेक्शन 23। सेक्शन 23 आरजेएस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें प्री के लिए भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको स्टार कर लीजिए। सेक्शन 24 को 23 अपनों ने पढ़ा किस कोर्ट में एप्लीकेशन की जाए, 24 पढ़ा अंतरण और प्रत्याहरण की शक्ति। अब आते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 की मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी मैटर ट्रांसफर कर सकता है। वहां पे मैंने अच्छे से आपको सेक्शन 25 समझा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप ये वीडियो पोस्ट करके वहां से सेक्शन 25 देख सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 25 बोलता है वादों को अंतरित करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, मैटर ट्रांसफर कर सकता है, उसके पास भी पावर्स है मैटर ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो इसमें लेकिन सेक्शन 25 का ऑब्जेक्ट क्या है, सेक्शन 25 का ऑब्जेक्ट लिखो एंड्स ऑफ जस्टिस। अगर आपसे सेक्शन 25 का ऑब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि सेक्शन 25 का ऑब्जेक्ट है एंड्स ऑफ जस्टिस। फिर आते हैं सेक्शन 26। सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सेक्शन है, इसके साथ ऑर्डर 4 पढ़ते हैं। सेक्शन 26 बोलते हैं वादों का संस्थित किया जाना। अब क्या करना है, अपनों को सूट इंस्टीट्यूट करना है। तो ये बोलता है हर वाद पत्र को अंतरित करके या ऐसे अन्य प्रकार से संस्थित किया जाएगा। मतलब आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है तो फर्स्ट स्टेज क्या होगी, आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे कैसे, तो ये बोलता है आप प्लांट के साथ सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। जब प्लांट का अपने पढ़ते हैं तो ये ऑर्डर 7 में पढ़ते हैं। ऑर्डर 7 में रूल 1 में बताया हुआ है कि प्लांट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, मतलब कि जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया वादी का नाम आता है, वादी का निवास स्थान आता है, फिर किस कॉज ऑफ एक्शन में क्या किया आपने, सूट किया है, वो कॉज ऑफ एक्शंस आते हैं। फिर आपका डिफेंडेंट कौन है, उसका नाम आता है, डिफेंडेंट कहाँ रिजाइड करता है, उसका नेम आता है। मतलब एक प्लांट में एक सूट इंस्टीट्यूट आपने किस रीजन से किया है, क्या फैक्ट इन इशू है, प्लांटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, ये सारे कंटेंट्स एक प्लांट में होते हैं। तो सूट इंस्टीट्यूट किसके साथ करेंगे, प्लांट के साथ आप क्या करेंगे, सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। और प्रत्येक वाद पत्र में
तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। तो ये बोलता है जो प्लांट होगा, प्लांट में जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं वो कैसे होंगे, एफिडेविट के साथ प्रूफ किए जाएंगे। मतलब उनके साथ जो फैक्ट्स आपने बताए हैं उसके साथ आप एफिडेविट भी लगाएंगे। फिर आता है सेक्शन 27। बोलता है प्रतिवादियों को सम्मन। अब सूट तो हमने सेक्शन 26 में इंस्टीट्यूट कर दिया, अब जो डिफेंडेंट है उसको भी तो बताएंगे ना कि हाँ तेरे खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट किया है, तो उसके खिलाफ अपने सम्मन भेजेंगे कि जहां कोई वाद सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है वहां उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए सम्मन प्रतिवादी के नाम निकाला जाएगा और उसकी तामील ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन की तारीख से 30 दिन तक की जा सकती है। मतलब प्रतिवादी को सम्मन दिया तो सम्मन की तामील कितने दिन के अंदर करेंगे, 30 डेज के अंदर उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सम्मन की तामील की जाएगी। तो सेक्शन 27 अपनों ने पढ़ा कि डिफेंडेंट्स को सम्मन करना है तो कितने दिन के अंदर करेंगे, 30 डेज के अंदर का टाइम होगा। ये 30 डेज इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, आरजेएस के प्री का क्वेश्चन है। फिर आता है सेक्शन 28 कहता है जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है तो वहां सम्मन की तामील कैसे होगी। जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ, मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने यूपी में किसी एक्स पर्सन के अगेंस्ट केस किया है, तो वो यूपी में रहता है, कोई अदर स्टेट हो गया, तो वहां पर सम्मन की तामील कैसे होगी। तो ये कहते हैं सबसेक्शन 1, सम्मन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे कोर्ट को भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में नियमों द्वारा विहित है। मतलब यूपी के ऐसे कोर्ट को भेजा जाएगा जो रूल्स में बताया हुआ है, रूल्स में प्रेस्क्राइब किया हुआ है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है जब न्यायालय जिसे ऐसा सम्मन भेजा जाता है उसकी प्राप्ति के बाद आगे कार्यवाही ऐसे करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा ही निकाला गया है। मतलब मैंने राजस्थान वाले कोर्ट ने यूपी वाले कोर्ट को सम्मन भेजा है, तो अब यूपी वाला कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग्स ऐसे ही करेगा कि वो खुद को ऐसे डीम्ड करेगा कि वो सम्मन उसी ने निकाला है और उसके ड्यूरिंग ही उसके कोर्ट में ही ये प्रोसीडिंग्स चल रही है। तब उस सम्मन को तथा उसके बारे में अपनी कार्यवाहियों के अभिलेख को उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाएगा। मतलब उसको सम्मन करवा दिए, सम्मन की तामील करवाने के बाद वो वापस मुझे राजस्थान वाले कोर्ट को भेजेगा जिसने जिसने कि उसे वो सम्मन भेजा था। मतलब इसमें ये चीज याद रखनी है कि जिस कोर्ट को, जिस दूसरे स्टेट वाले कोर्ट को आपने सम्मन भेजा है तो वो कोर्ट सम्मन की तामील ऐसे करवाएगा मानो उसी ने वो सम्मन निकाला है और उसकी तामील करवाने के बाद वो वापस उसी कोर्ट को भेज देगा। सबसेक्शन 3 बोलते हैं जहां किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए सम्मन को की भाषा सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट अभिलेख की भाषा से भिन्न है। मान लीजिए मैंने राजस्थान से गुजरात वाले में भेजा है और वहां सबसेक्शन के अधीन भेजे गए अभिलेख के साथ उसके साथ यदि सम्मन जारी करने वाले न्यायालय की भाषा हिंदी में है तो हिंदी में। मतलब मैंने राजस्थान से एक मान लो गुजरात में भेजा, अब गुजरात में तो गुजराती चलती है, समझ नहीं आती, तो गुजरात वाला कोर्ट क्या करेगा, मुझे जो सम्मन की तामील जो वो मुझे भेजेगा, रिप्लाई करवाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो गुजराती में भेज देगा, नहीं, अगर राजस्थान में हिंदी चल रही है तो हिंदी में भेजेगा, अगर इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश में भेजेगा। मतलब उस लैंग्वेज में नहीं भेजेगा जो उसकी है, वो ट्रांसलेट करवा के वापस रिप्लाई भेजेगा। फिर आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बोलता है विदेशी समनों की तामील। अब जो फॉरेन कोर्ट्स में है, डिफेंडेंट मान लो फॉरेन कोर्ट्स में रहता है तो वहां पर भी तो सम्मन की तामील होगी, तो विदेश में कैसे सम्मन की तामील करवाएंगे। तो ये बोलते हैं वे सम्मन और अन्य आदेशिकाएं जो निकाली गई है जहां सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस परिसंहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किया गया, चालू रखा गया। मतलब अगर अपनों को फॉरेन कोर्ट्स में क्या करनी है, सम्मन की तामील करवानी है, तो कौन से कोर्ट में भेजेंगे, ऐसे कोर्ट में भेजेंगे जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, उस कोर्ट को अपने क्या भेजेंगे, सम्मन की तामील करवाने के लिए भेजेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 कहता है प्रकटीकरण और उसके सदृश्य बातों के आदेश के जारी करने की शक्ति। कहता है ऐसी शर्तें और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय किसी भी समय स्व प्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के एप्लीकेशन पर, मतलब कोर्ट क्या कर सकता है, अपने डिस्क्रिशन पावर भी यूज कर सकता है या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर ऐसे आदेश कर सकता है, ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि या तो कोई क्वेश्चन का आंसर देना है या किसी फैक्ट्स की स्वीकृति के लिए
या दस्तावेजों के पेश करने के लिए एविडेंस देना है, तो वो क्या करेगा, उसके बारे में आवश्यक या युक्तियुक्त लगता है तो उन्हें ऑर्डर देगा कि इन डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें एविडेंस चाहिए, तो आप हमें इसके बारे में बताइए। यह ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी या तो साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित है। मतलब कोर्ट को पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट तो इस पर्सन के पास है, तो कोर्ट क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा या अदर पर्सन को भी सम्मन निकाल सकेगा कि आप आइए, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे पेश कीजिए। सी कहता है यह आदेश दे सकेगा कि कोई तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे, और ऑर्डर भी दे सकता है अगर आप ये पेश कर रहे हैं तो इसके साथ आपको शपथ पत्र एफिडेविट भी देना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 30। फिर आता है सेक्शन 31 कि अगर अपने विटनेस को सम्मन करना है तो विटनेस को सम्मन भी करेंगे। तो ये बोलते हैं सेक्शन 27, 28 या 29 के उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेजों को पेश करने या भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए समनों को लागू होंगे। तो ओनली टाइटल भी आप इसका पढ़ सकते हैं। 32 बोलते हैं व्यतिक्रम के लिए शास्ति, मतलब अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, तो ये बोलते हैं क्या क्या पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम सेक्शन 30 के अधीन कोई सम्मन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। अगर आपको साक्षी को किस विटनेस सम्मन जाता है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप आइए पेश कीजिए। अगर आप पेश नहीं करते, कोई देरी करते हैं या तंग करते हैं कोर्ट को या कोर्ट में ही नहीं आते, तो कोर्ट आपके अगेंस्ट गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। बहुत से पर्सन बोलते हैं कि सिविल में वारंट नहीं निकलता, लेकिन गलत। सेक्शन 32 हमें क्लियर करता है कि अगर आप कोई सेक्शंस में डिफॉल्ट करते हैं, सेक्शन 30 में अगर आपको सम्मन भेजा है और आप नहीं आते तो कोर्ट आपके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट निकाल सकता है या आपकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है, उसे सेल भी कर सकता है, या आपके ऊपर 5,000 रुपीज तक का फाइन भी इम्पोज कर सकता है। आपके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट निकाला जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सेल किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट 5,000 रुपीज का जुर्माना भी भेजा जा सकता है। और उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर उसको सिविल कारागार में सुपुर्द कर दिया जाएगा, और उसको बोलेंगे कि आप सिक्योरिटी भी दीजिए। अगर आप नहीं देते या उसका डिफॉल्ट करते हैं फिर हम आपको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी भेज सकते हैं। ये कहता है सेक्शन 32। तो अगर आपको कभी भी सम्मन आता है तो आप उसका डिसओबे मत कीजिए। आपको कोर्ट में बुलाया जाता है तो आप जाइए, अगर आप नहीं जाते तो फिर आपको लॉस है, फिर आपके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स हो सकती है। इसलिए आपको अगर कोर्ट बुलाता है तो आप जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। फिर आता है सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री। न्यायालय मामले की सुनवाई हो जाने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री देगा। तो जजमेंट और डिक्री, इसके डेफिनेशंस भी मैंने आपको सेक्शन 2 में बताई रखी है, और इसका एक ऑर्डर भी पढ़ते हैं, ऑर्डर 20, वो भी जजमेंट और ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, मामले की सुनवाई होने के बाद जजमेंट देगा, निर्णय देगा और उसके अनुसरण में ही डिक्री तैयार करवाएगा। ये कहता है सेक्शन 33। फिर कहता है सेक्शन 34 ब्याज ले लेंगे। ब्याज ले लेंगे, आप ओनली टाइटल याद रखिए और 6% का याद रखिए, 6% तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 35 कॉस्ट की बात कर रहा है, आपको कॉस्ट भी पे करने पड़ेंगे। फिर 35A कहते हैं मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे भी देने पड़ेंगे। अगर आप हमें तंग करते हैं किसी क्लेम्स के लिए या कोई डिफेंस के लिए तो हम आपको क्या करेंगे, आपको प्रतिकारात्मक खर्चे देने पड़ेंगे। 35B कहते हैं विलंब कारित करने के लिए खर्चा। अगर आप हमें देर करवाते हो, आपकी वजह से किसी केस में देरी होती है, तो भी आपको खर्चे देने पड़ेंगे। ये है पार्ट 1 जो अपनों ने पढ़ा 9 to 35B। अगर आप बोलेंगे कि मैडम ये पार्ट 1 एक ही वीडियो में करवा दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप भी ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे जैसे मैंने 30 मिनट्स की या 25 मिनट्स की या 50 मिनट्स की या 40 मिनट्स की वीडियो है, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। आप बोलेंगे कि एक दिन में हम CPC पढ़ लें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो ये वीडियो आज आपका यहाँ पे पार्ट 1 क्लियर होता है। मैंने सेक्शन 1 से 35B तक आपको CPC का कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप जाके पढ़िए, वीडियोस नहीं देखिए तो देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।